देख भाई, देख लास्ट वीडियो में कहाँ तक रहा था, चैप्टर 1 to 4 तक कर लिया था ना। अब चैप्टर नंबर 5 से देख ले क्या चीज है, इसके नोट्स। पॉइंट टू रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देख, एबीसी आ रही है एपी का मतलब क्या है, लगातार टर्म्स आ गई ना एपी में। जैसे कि मान ले देखो क्वेश्चन आएंगे ऐसे, सैंपल पेपर में भी होंगे। जैसे मान ले के दे दिया, k-1 दे दिया, और ये कुछ दे दिया मैं k-2, ये 3 टर्म्स लगातार एपी में, ये बोल रखेगा कि 3 टर्म्स जो है कंसेक्यूटिव है एपी में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, शॉर्टकट ये वाला 2ab = a + c। इसमें हमसे पूछेगा k की वैल्यू क्या है, ये कुछ भी दे सकता है, इसमें x भी दे सकता है ना। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला क्या होगा, 2b = a + c होगा ना। तो b क्या होगा, b पूरा ये होगा, तो k-1, ठीक है। a कितना होगा, k + c कितना होगा, k-2 है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2k, ये माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा 2k। तो इस तरीके से देख लेना। वैसे कभी मैंने अपनी मर्जी से लिया तो वैल्यू निकलेगी नहीं, ठीक है ना। पर ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब देख एक चीज शॉर्टकट ट्रिक देख, an = pn + q दिया हो, मतलब कभी कभी होता है ना an की वैल्यू ऐसे दे देता है 3n + 4, तो उसमें कॉमन डिफरेंस की शॉर्टकट ट्रिक है कि n के बगल वाला जो नंबर होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, करेक्ट, ठीक है। डी होता क्या, डी बहुत बच्चों को पता भी नहीं। डी होता है हमारा an - an-1, जो हम बोलते हैं ना डी कि a2 - a1 होता है, a4 - a3 होता है, वो नहीं होता। वो तो एग्जाम्पल हो गए ना उसके। एक्चुअल में इसका होता है an - an-1, नीचे होता है n-1 बेस में, ठीक है। मतलब अगर n की जगह 4 रखेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, तभी तो लिखेंगे हम a4 - a3, समझा। ये फंडा होता है, इस पे केस स्टडी बन जाती है कभी कभी। अच्छा, Sn दिया हुआ है हमें कितना, pn² + qn। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, Sn इस तरीके से दिया रहेगा, जैसे 3n² + 5n दिया रहेगा Sn की वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें पूछेगा कॉमन डिफरेंस, तो इसमें क्या होगा, n² के बगल वाले नंबर का डबल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देख नाम दे रखा है, n के बगल वाले को p नाम दे रखा है, n² के बगल वाले नंबर को भी p दे रखा है। Sn में डबल करते हैं और an में डायरेक्ट जो सीधा सीधा नंबर है वो लिख देते हैं, ठीक है। अब देख ले फॉर्मूला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होगा, लगातार 1 से लेकर 100 नेचुरल नंबर ही तो होगा, 1 से लेकर 1000, तो उनमें डायरेक्ट जैसे कि मुझे दे रखा हो 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर है, इनका सम निकालना है। तो एक तरीका तो वो हो गया कि सीरीज बना ली 1 2 3 करके, फिर समझ गया फॉर्मूला लगाया। लेकिन 1 से लेकर 100 तक में हमें तो पता नहीं कि 100 टर्म्स ही होती हैं, तो n तो पता चल गया डायरेक्ट ही 100 है, तो 100 को यहाँ रखेंगे, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, है ना। तो शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। अच्छा, सम ऑफ n और नेचुरल नंबर्स कभी बोलेगा ना, जैसे मान लो दे रखा है तेरे को 1 to 49, तो इसमें पता चल गया ना कि 49 है, 49 तो ऑड होता है ना। तो इन ऑड नंबर सम का जो सम होगा वो इसमें रख देंगे, n की वैल्यू कितनी होगी 49 को डायरेक्ट यहाँ रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऑड नंबर्स के नेचुरल नंबर का सम हमेशा ये होता है, और बेसिक नेचुरल नंबर का सम अगर बात करें, लगातार नेचुरल नंबर का सम, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे ना, इससे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी क्वेश्चन भी करवा देंगे। अब देख ले, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। 5.4 का पहला क्वेश्चन ही ये है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कभी भी दी हो तो an को हमेशा ऐसे लेके चलना। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अब अच्छा, ये वाले क्वेश्चन देख लो, इफ आस्क डैश टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब लास्ट से पूछा ना कभी कभी कि मुझे बताओ लास्ट से 25वीं टर्म बताओ, लास्ट से 10वीं टर्म बताओ, लास्ट से 4थी टर्म बताओ, तो उसका फॉर्मूला देख क्या है, या तो रिवर्स एपी कर दो। जैसे कि मान लो यहाँ से क्वेश्चन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कुछ मान लो 30 हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट से मुझे 5वीं टर्म बताओ, लास्ट से 5वीं टर्म क्या होगी। तो एक तरीका तो है कि इसको रिवर्स कर दो, मतलब कि ऐसे कर दो 30, देख 2 बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब ये 30 28 26 ऐसे चल रहा होगा, एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका है कि फॉर्मूला लगा दो। एक फॉर्मूला क्या होगा, लास्ट टर्म देख, जैसे मुझे an निकालना है ना, a निकालना, a से लास्ट से 5वीं टर्म भी तो निकालनी है सर, शुरू लास्ट से 5वीं टर्म। तो यहाँ पे l कितना दे रखा है 30 माइनस n कितना हो गया 5, क्योंकि लास्ट से 5वीं टर्म निकालनी है मुझे, ठीक है ना। d कितना हो गया भाई, d कितना हो गया 2, तो भाई a5 कितना आ जाएगा यहाँ से 30 माइनस 5 माइनस 4 4 2 जा, तो आखिरी से 5वीं टर्म कितनी हो जाएगी 22, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगाते ज़्यादा सीधा, रिवर्स सीपी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस में डी थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा, सम ऑफ 3 टर्म्स दी हूँ कभी भी, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स दी हूँ, तो हमेशा लेट कैसे करना है, ऐसे लेट करना है a माइनस a प्लस डी। जैसे मैं तेरे को एक क्वेश्चन दूँ, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 45, मतलब बोल रखा है कि शुरू की 3 टर्म जो है एपी की उनका सम 45 दे रखा है, तो हमेशा ये 3 टर्म जो होगी ना शुरू की, वो हमेशा ये लेट कर देंगे हमेशा, ठीक है। कभी मान लो 4 टर्म्स पूछ ले कि शुरू की 4 टर्म्स का सम हमें 60 दे रखा है, तो शुरू की 4 टर्म्स कौन सी लेट करेगा, पहली ये करेगा, दूसरी ये, तीसरी है, चौथी ये वाली लेट करेगा, ठीक है।
चैप्टर 5 में पॉइंट टू रिमेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पेज पे नोट कर लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी क्योंकि जब मैं चैप्टर 5 के वन शॉट कराऊंगा ना क्वेश्चन वाले, तो उसमें ये सब लॉजिक लगेगा, तो एक पेज पे लिखा रहेगा तो सही रहेगा, इसको लिख ले, ठीक है। अब चैप्टर नंबर करते हैं भाई 6। देखो भाई चैप्टर 6 में देख ले क्या इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू रिमेंबर में क्या देख, सबसे पहले आता है बीपीटी थ्योरम, जो कि करनी है। अब एग्जाम में क्या आएगा, 5 नंबर में आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि 3 नंबर में बीपीटी थ्योरम आ रहा है, और बीपीटी थ्योरम पे बेस देख नीचे ना सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर में, वही जैसे बीपीटी थ्योरम एडी अपॉन ऐसा वाला, ठीक है ना, ऐसी कोई वैल्यू दे रखेगा उसको सॉल्व करें तो 5 नंबर, मतलब कि मान ले कि ये भी 99.9% तो पेपर में आ रही है हमारे, ठीक है। कन्वर्ट बीपीटी में क्या होता है देख, बीपीटी में क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड हो जाता है। कन्वर्स बीपीटी में ये पहले से ही रहता है कि एडी अपॉन डीबी हो जाए, एई अपॉन ईसी हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, उल्टा हो गया ना, इसलिए उसका नाम भी कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब था उल्टा, लाइंस पैरेलल है तो रेशियो बराबर हो गए, रेशियो बराबर दिए रहेंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब सिमिलरिटी ट्रायंगल का रूल क्या होता है, 3 तरीके से प्रूव कर सकते हैं सिमिलरिटी। एक होता है एसएस रूल, साइड एंगल साइड रूल, एक होता है एसएस रूल और एक होता है एंगल, 2 एंगल भी मिल जाए तो भी कहेंगे कि सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर में नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग जैसे लिखा फॉर एग्जांपल एबीसी ले लिया ट्रायंगल है, जैसे मान ली एबीसी है और ये पीक्यूआर है, तो जब भी प्रूफ करने जाएंगे तो या फिर वो लिखेंगे एन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर, वो नहीं लिखेंगे तो नंबर पूरा टीचर काट ही देगा, ठीक है ना। सीपीएसटी का रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिक क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने देखा था सैम्पल में, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। तो ऐसा डायग्राम मतलब कि एक साइड ऐसी रहेगी एक साइड ऐसी रहेगी और ऐसे कोई डायग्राम बन रहा हो तो बीच में नहीं इसकी हाइट पूछता है इस वाले की, ठीक है। तो ट्रिक फॉर्मूला है इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है वाला, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है और इन दोनों को नीचे प्लस करके डिवाइड कर देते हैं, फॉर्मूला ट्रिक है ये, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक चीज याद रखनी है कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर की जब सिमिलर है तो इनका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है, इनके साइड जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, मीडियन ए डी अपॉन पी एम, मतलब ऐसे समझ लें। ये हो गया हमारा एबीसी, ये हो गया हमारा पी क्यू आर, ठीक है, इस तरीके से दिया होगा। यहाँ पे डी दिया रहेगा, यहाँ पे रहेगा, मतलब कहने का मतलब सिमिलर का मतलब जैसे प्रूफ कर चुके हैं ना सिमिलर से ये वाला, तो ये साइड अपॉन ये साइड कर सकते हैं, ये वाली साइड अपॉन ये साइड लिख सकते हैं, ये वाली साइड अपॉन ये साइड लिख सकते हैं, ये वाली साइड अपॉन ये साइड लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इन पूरे का पेरीमीटर इस पूरे का पेरीमीटर, दोनों का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है। ऐसे एरिया का होता है, इसका एरिया इसके एरिया क्या होगा, साइड के प्रपोर्शन के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना, याद रखना चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से। अगर एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 9, 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 6.3 में 4, 12, 14, 16 ये सभी मैं करवा दूंगा रिवीजन के तौर पे दोबारा, और एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बस यही है इस चैप्टर में, ज्यादातर पॉइंट टू रिमेंबर में। इस पर क्वेश्चन क्या आएगा, बस एक ये आएगा और इस पे एक आधे क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। 7 चैप्टर पे चल रहे, देख भाई सबसे पहले चैप्टर 7 देख लेते हैं हम। इसमें देख, ये होता है नॉर्मल हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, तो पता ही होगा है ना। मेन क्या होता है यहाँ पे देख भाई, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है, तो उसके बीच का फॉर्मूला ये रहा है ना। अब ये बोल रहा है मान लो 2 पॉइंट दे रखा है, बीच में कोई पॉइंट आ गया, बीच में मतलब एक तरीके से बीच में नहीं कह सकता, कहीं भी हो सकता है कि वो यहाँ पर आया हो या फिर यहाँ पर है, मतलब कोई भी कुछ हिस्सों में बांट रहा है ए और बी को, तो उसके लिए यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। जिस हिस्सों में बांट रहा होता है उसको बोलते हैं एक को M1 और एक को M2। हाँ तो वैसे फॉर्मूला लगा देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला पता होगा ना। एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो एकदम बीचों बीच, जो वाला पॉइंट है एकदम बीचों बीच आ रहा होगा ए और बी के, और एक पॉइंट याद कर ले, इस पर क्वेश्चन में जाता है कभी कभी कि मिड पॉइंट जो अगर पूछ रहे हैं ना कि कितने रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमेशा 1:1 में डिवाइड करता है, बराबर बराबर होगा ना, जितना ये यहाँ से आना था वो उतना यहाँ से आता होगा, तो 1 और 1 होता है, 1:1 अगर आ गया एग्जाम में। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल देख ले क्या होता है, देख जैसे यहाँ से सी गया ये पॉइंट, बी का पॉइंट गया, ये तीनों का पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ना उसको कहते हैं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये होता है, मिड पॉइंट में बस x3 आ गया और नीचे 3 आ गया है ना, तो ये हो गया सेंट्रोइड का फॉर्मूला। अब ये ट्राइसेक्शन वाला पार्ट क्या है, मतलब बोलेगा कि ये ना एक लाइन सेगमेंट है, उसको ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्सों में बांट दे, देखना 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। तो इसमें करना क्या होगा, देख पहले एक पॉइंट जैसे यहाँ पे जो रखा हुआ है x1 y1, ये पहला वाला हो गया, ये हो गया हमारा x2 y2। तो हमसे पूछा क्या होगा, बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो c की,
तो कैसे निकालेंगे, पहले लेके चलेंगे, देख एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक और बचे यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्से, तो इसलिए इसका रेशियो हो गया कितना 1:2। अच्छा डी का अगर निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्से और यहाँ से यहाँ तक 1 हिस्सा, तो 2:1। तो अगर सी के कोऑर्डिनेट निकालने तो पहले ए और बी में वो लगाएंगे भाई x1 y1 x2 y2 तो चली जाएगी, ये हो जाएगा हमारा m1 m2, निकाल देंगे रेशियो। जब इसका निकालेंगे तो m1 ये हो जाएगा m2 ये हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स तो यही रहेंगे, निकाल देंगे। 4 इक्वल पार्ट्स वाले में इसमें अब रेशियो देखने की जरूरत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, देख कैसे। एक तो पता है डी जो है वो ए और बी के बीच में आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है ना। ऐसे ही देखिए ई वाला जो है वो डी और बी के बीच में आ रहा है मिड पॉइंट, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आप जब पता चल जाएंगे तो इनके बीच का ये निकाल सकते हैं, है ना। तो ये और इसका हो जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे देखिए ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट पड़ता है तो इनके बीच का कोऑर्डिनेट ये निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से, तो तीनों पता चल जाएंगे ना, तो इसमें रेशियो की जरूरत ही नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अब चैप्टर नंबर 9 में देख ले, चैप्टर नंबर 8 इसके बात करा देंगे, ठीक है। चैप्टर 9 में पता नहीं देख जहां से हम एंगल बनता है, एक तो बेस लाइन होती है, एक समझ ले बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग को कहते हैं नॉर्मल रे, जो सीधी परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है उसको कहते हैं नॉर्मल, और जहां से नीचे से अगर हम ऊपर देख रहे तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे कोई देख रहा है बंदा तो उसको कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या है, नॉर्मल हो गई हमारी आंखें ये। अब यहाँ से हम जैसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ से देखिए एंगल बन रहा है हमारा, जैसे कि मैं यहाँ से मान ली बिल्डिंग के टॉप पर एक कार को देख रहा हूँ, तो ये मेरी सीधी लाइन हो गई आंख की, ये समझ ले। अब यहाँ से मैं जो दिख रहा हूँ बिल्डिंग की लाइन और ये आंखों की लाइन, इनके बीच का एंगल, ये देख बिल्डिंग हो गया, ये लाइन हो गई, ये इनके बीच का जो एंगल हो उसी को क्या कहते हैं, थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो जेड रूल से पता है ना, जेड रूल, तो ये एंगल जितना होगा वो इतना, हाँ इसलिए एंगल हम यही मानते हैं। ऐसे ही हो गया एलिवेशन डिप्रेशन। और क्वेश्चन कौन से आएंगे चैप्टर 9 में, बस इतने 30 45 60 के पूछेगा, 0 के नहीं पूछ रहा ना 90 के पूछ रहा है, बस 30 45 60 के आएंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने पहले बोल रखा है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल तक रिवर वाला एग्जाम्पल है, जस्ट एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर वाला देखेगा वो एग्जाम्पल, ठीक है। स्पीड ओवर्स वाले यानी क्वेश्चन नंबर शायद मेरे हिसाब से 15 वाला चेक कर लेना ये, ठीक है ना, नई एनसीईआरटी के हिसाब से। और 2 इक्वल पोल्स वाला ही शायद क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। ये 9 का एग्जाम्पल हो गया, 10 7 का यही तो था क्या इंपॉर्टेंट। 7 चैप्टर में तो मैंने बता रखा ना, इसमें एक क्वेश्चन तो आएगा रेशियो वाला, कंफर्म फाइंड द रेशियो वाला, ठीक है, ये तो आएगा ही। और एक आएगा मत समझ ले एक्सरसाइज 7.2 का, जो काम कर तो मार्क ही कर ले चल, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रेशियो वाला क्वेश्चन तो आएगा 100% बोल रखा है, इसको कर ले वाले फॉर्मूले को, इनमें से कोई एक लगाना होगा ना रेशियो वाला फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो बस ये। चलो ये चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। देखो भाई चैप्टर 8 में क्या देख, ये तो पाइथागोरस थ्योरम में बेसिक बात है, मैंने ऐसे दिया h² = p² + b², वही चीज है ना। अब इसमें नोट का पॉइंट क्या है, जो एंगल बन रहा होगा जहां पर उसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि अगर देख ये तो बनने का नहीं तो 90 तो हो ही नहीं सकता, ये अगर बन रहा होगा यहाँ पर एंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एंगल मेरा यहाँ बन रहा होगा तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, बस यही चीज बोलिए इसमें, लिख ले पॉइंट। 3 फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ट्रिक बता रखी है, ठीक है ना, ट्रिक होती है उंगलियों पे रहता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक तो है ना। ये फॉर्मूले हुए बेसिक साइन कोस टेन क्या, ठीक है ना, पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद अगर बोले ट्रिक है इसकी याद करने की, टेन थीटा हो गया, ये इसी से बना हुआ है। ये कॉम्प्लीमेंट वाला मैं बता देता हूँ, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इनके नाम पहले पढ़ने पड़ेंगे। देख साइन का पूरा नाम होता है साइन, ई लग जाता है ना, इसका नाम होता है कोसाइन। इसका मतलब पता क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट है को, कॉस जो है साइन का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इनकी जो वैल्यूज होंगी, जैसे कि मान ले साइन 30 ले ले, ठीक है, और ले ले कॉस 60, इन दोनों की वैल्यू देखना सेम होगी भाई। 30 और 60 को जोड़ के जिनको 90 आया ना, जिन दो वैल्यू को जोड़ के 90 आ जाए, जैसे साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया, सेक कॉसेक हो गया, इनको जोड़ के 90 आएंगे तो उनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे कि देख ले भाई, साइन 45 ले ले और साइन कॉस 45 ले ले, 45 को जोड़ के 90 आ जाएगा, दोनों की वैल्यू देख सेम होती है, वही चेक कर ले, 1/√2 1/√2 होती है। ऐसे देख साइन 0 देख ले और कॉस 90 देख ले, 90 और 0 को जोड़ेंगे 90 तो आएगा, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ऐसे साइन 90 कॉस 0, समझ गया ना, कॉम्प्लीमेंट, यानी दो एंगल का कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे हो जाती है वैल्यू, वैसे भी याद कर सकता है ना, सेम वही है। जैसे अभी इसका टेन का नाम होता है टेंजेंट, ठीक है, कॉट का नाम होता है कोटेंजेंट,
मतलब क्या है, ये जो कॉट है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये होता है सीकेंट, ये हो गया को सीकेंट, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। समझ गया ना, बेसिक बात है ये। प्रूफ वाले क्वेश्चन की ट्रिक यही है कि सबसे पहले देखना है पहली लाइन में कि आइडेंटिटी दे दूंगा, कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब कुछ प्लस माइनस, कुछ क्या बोलते हैं ना वो एलसीएम एचसीएफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ हो रहा हो, और दूसरा ये कि या तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो, ये भी करवा दूंगा 10-15 क्वेश्चन, ठीक है। बस यही है ट्रिग्नोमेट्री हमारी। नेक्स्ट देखो भाई, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। देख सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोड बता रखा था, सीकेंड मैंने बताया था, ये दोनों पॉइंट जो कभी आपस में टकराएंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज सीकेंड। टेंजेंट बताते हैं कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये मैंने बताया था, वो प्रभात का एग्जाम्पल लेके बताया था, चैप्टर 10 का पूरा वीडियो डाल दिया था ना, वो देख लेना। तो इस वाले पॉइंट वही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। टेंजेंट तो पता ही तुझे क्या होता है, एक पॉइंट को छू कर जाए सर्कल को, है ना, बाउंड्री पे। शॉर्टर डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वही बताता है कि अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा तो वो उसको भाई यहाँ से भी छू के जा सकता है, इस लाइन को ये भी छू सकता है, यहाँ से भी छू सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। सबसे कम डिस्टेंस उसको कौन सी पड़ेगी, जो एकदम सीधा भाग के आ जाए, वो इसको सबसे आसान पड़ेगी, तो उसको ही कहते हैं शॉर्टर डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब भाई देख, ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, मैं सर्कल के अंदर बताया इन दो एंगल का सम कितना होता है 180। हाँ ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे, और इस पर तो पक्का ले लेंगे, एक क्वेश्चन तो आने वाला है, जब भी मैंने करवाया है या टेस्ट में भी दिया मैंने तो बहुत बार दिया वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे टाइप के। इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला वही है कि टेंजेंट के बराबर हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी। ये जो बाहर जो ट्राइंगल बन रहा होगा ना टेंजेंट का, इसका पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो टेंजेंट के बराबर आता है। टेंजेंट पी ए ले लो, पी भी ले लो, बात बराबर ही होगी ना। अब इसमें कुछ 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं, बाहर सर्कल बने तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अब कितने भी टेंजेंट खींच दे उसमें, ठीक है ना। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, मतलब एक पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब बताइए, इस पॉइंट से मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता, सिर्फ एक पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे ऐसे, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट, मतलब एक टाइम पे सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। जैसे एक सर्कल बना दिया, एक टेंजेंट ऐसे हो गया, टेंजेंट एक वक्त पे सिर्फ 2 ही पैरेलल बना सकते हैं, या तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, एक वक्त पे 2 ही पैरेलल बना सकते हैं टेंजेंट, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी देख रहे हैं, ये फॉर्मूला भी होता है। अगर एमसीक्यू में आ गया कि यहाँ पे मान ले 7 दिया हो, 6 दिया हो, 5 दिया हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 के 8, 11, 13। एग्जाम्पल नंबर 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो में आ चुका है, इसको तो कर लेना, शायद ये हो सकता है बोर्ड के पेपर में भी आ जाए चॉइस में, ठीक है। थ्योरम 10.2 इसी पे है कि ये टेंजेंट जो होती है बराबर होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, 12 में क्या ही है, बस फॉर्मूला ही है इसके इंपॉर्टेंट, बता रखा है ना, इसका हमने बता रखा है। 11 वाली की अभी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी, 11 वालों की कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी, तो वो देख लेना। चैप्टर 12 भी फॉर्मूला है, पूरा वन शॉट इसका दोबारा करवा देंगे। बेसिक बात है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर भाई। देख भैया चैप्टर नंबर 13 देख ले, इसमें मीन का तो पता होगा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, फॉर्मूला पता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, मिसिंग वैल्यू मीडियन वाली, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो पेपरों में आ चुकी है, देख लियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधे। इंपेरिकल फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, अपर लिमिट 0.5 ऐड करेंगे, कब देख कब करते हैं वाला, जब ना वैल्यू जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 से 3 चल रहा है, ये 4 से 5, जब इनमें 1 का डिफरेंस होता है ना, 1 का, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं, वो चीज ध्यान रखियो, ठीक है। अच्छा कहीं भी क्लास इंटरव्यू में बिलो, मोर देन, अबव, लेस देन लिखा रहता है तो उसके बगल में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया रहता है वो हमेशा CF होता है, ठीक है ना, उसको सही करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 14 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डबलेट प्राइम नंबर पूछता है, बहुत प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। एंड और का खेल क्या है इसमें, देखो आज मैं जैसे पूछूं, मेरे पास 52 कार्ड के पत्ते हैं टोटल, है ना, टोटल 52 कार्ड है, उससे पूछूं मैं रेड एंड किंग, मतलब कि लाल किंग वाले राड, क्या कह रहा हूं मैं किंग वाले लाल कह रहा हूं, लाल वाले जो पत्ते हैं उसमें किंग कितने होते हैं, देख एंड और का खेल समझो, और का मतलब हो गया कि रेड कार्ड भी चाहिए, किंग वाले कार्ड भी चाहिए, कि देख टोटल तो 52 ही होंगे, रेड वाले कितने होंगे 26 होते हैं ना, रेड 26 होते हैं, और किंग अब इसे जो रेड कार्ड है इसके अंदर 2 किंग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 ब्लैक में होते हैं, 2 रेड में होते हैं, तो रेड में 2 तो आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे, तो 26 और 2 कितने हो गए
28 होगा, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी। एंड का मतलब क्या हो गया कि रेड किंग का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ रेड किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि मतलब रेड कार्ड में कितने किंग आते हैं वो पूछ रहा है एंड का मतलब। और आ जाए तो इसका मतलब दोनों की बात कर रहा है, रेड कार्ड अलग किंग कार्ड अलग, दोनों को मिला के करना है। एंड में आ गया तो इसमें रेड कार्ड में कितने किंग है उसकी बात हो रही है। कितने होते हैं रेड कार्ड में? 2 होते हैं, तो 2/52। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। यहाँ पर रेड किंग पूछा है ना, रेड और किंग टोटल कितने हैं? टोटल देखिए वही तो दिक्कत होती है कि एंड का वर्ड समझ नहीं पाते। एंड का मतलब समझते हैं कि रेड वाला भी किंग वाला दोनों जोड़ के लिखना है, वो नहीं करना। इसका मतलब ये पूछना है कि रेड वाले किंग कितने हैं, समझा? यही तो कहना प्रोबेबिलिटी बचना है, इससे भी गलती होती है। और का मतलब हो गया कि दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। ये होता है ना वो, जैसे कि हम वो नहीं पढ़ते थे एटलीस्ट एटमोस्ट वाला कंसेप्ट, यही वाला वही चीज है। एटमोस्ट हो गया ज्यादा से ज्यादा, ये क्वेश्चन करके जाना, ये पेपर में आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा और ये होता है कम से कम, इंपॉर्टेंट है दोनों। हाँ वही तो सही कह रहा, सारा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया भाई पूरा रिकॉल एनसीईआरटी का क्या हुआ। अब अगली वीडियो में पूरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाला भी हर चैप्टर के, ठीक है, वन शॉट, ठीक है। अब वन शॉट